नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। फर्स्ट चैप्टर शुरू कर लिया हमने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर मैटर क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉज इन केमिकल रिएक्शन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। आप बोल सकते हो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जब कोई भी कंपाउंड बनता है या रिएक्शन होती है तो मासेज में चेंज कैसे होता है, तो वो हम आज सारे करेंगे। तो फर्स्ट जो लॉ हमारे पास है, देखिए वो जो लॉ हमारे पास है फर्स्ट है, उसको बोलेंगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान रखना आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम वही बात यहाँ पर रहेगी, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, या यू कैन से दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, मास को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब आप हीट करते हैं, क्या कर देते हैं, उसको हीट कर देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास है CaO प्लस CO2। याद रखना जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका होगा। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो है इसका मास आप निकालेंगे, जो कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड है उसका जो मास रहेगा, कैल्शियम मास होता है 20 एटॉमिक नंबर है 40 प्लस 16 56, और यहाँ पर आपका कितना होता है 44, तो टोटल कितना मास हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100 ग्राम। तो प्रोडक्ट जो उसका मास 100 ग्राम है, और यहाँ पर मास कितना है इसका, यहाँ पर भी 100 ग्राम है। दोनों का अगर आप मोलिकुलर मास निकालते हैं तो आप क्या पाएंगे, रिएक्टेंट का मोलिकुलर मास और प्रोडक्ट का मोलिकुलर मास क्या बराबर है। तो मास में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल जाती है। और रिएक्शन देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2, यहाँ पर क्या बन जाता है आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो बनेगा, देखिए इसका जो 2 मोलिक्यूल है 36, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 32, कितना बन गया 34, बोथ साइड में क्या है इक्वल है। तो आप यही याद रखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, और ये लॉ दिया किसने था, ये बात भी याद रखिए आपको, एंटोइन लेवोजियर। ये बात आपसे एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने दिया। और ये जो लेवोजियर है ये भी याद रखना, इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एग्जाम्पल से याद करना है इसको, ठीक है। डेफिनेशन आप अपने आप बना सकते हो। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, मतलब यहां पर क्या होता है, देखिए जो मास हमारे पास है, जो मास है डेफिनेट रहेगा उसका, किसका मास, रिएक्टेंट का मास। मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट्स है H2 और O2, क्या बना दिया इसने H2O। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो कंपाउंड है उनके अंदर जो एटम्स है उनका मास क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो रेशो रहेगा उसका 2:16 1:8। अब समझना इसको यहाँ पे। अब वाटर जो है, यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ, 3 दोस्त हैं, एक दोस्त लेके आता है पानी कहाँ से, रेन वाटर लेके आता है, ठीक है। एक लेके आता है रिवर वाटर, और एक लेके आता है पॉन्ड वाटर। अलग अलग जगह से हमने पानी कलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O और यहाँ पर भी H2O है, तीनों में क्या है H2O है,
तो इनके अंदर जो मास रहेगा, यहाँ पर भी 1:8 रहेगा, यहाँ पर भी 1:8 रहेगा और यहाँ पर भी 1:8 रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मास है उनका जो रेशियो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, डेफिनेट मास रहेगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपके पास है CO3 को हमने हीट किया तो CaO प्लस CO2, तो CO2 ऐसे बनती है C प्लस O2, CO2 बनती है, ठीक है। दोनों केस में CO2 है, अलग अलग सोर्स से बन रहे हैं, लेकिन जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, उनका डेफिनेट रहेगा। तो याद रखना, व्हेन 2 or more elements combine to form compound, then their mass will be remain same या definite। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन किसने दिया था? ये जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। ये भी आपको याद रखना किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बच्चे इसको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है। जोसेफ प्राउस्ट, ये किसने दिया हमारे को? ये दिया हमारे को एंटोइन लेवोजियर ने। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसके बाद अब जो नेक्स्ट लॉ हमारे पास है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट मिलाते हैं। तो पहली बात आप याद रखेंगे, किसने दिया है? एक साइंटिस्ट था डाल्टन, जॉन डाल्टन, बड़ा इंपॉर्टेंट था 1803 में दिया था, इंपॉर्टेंट था। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, तो उसके बाद इसने एक थ्योरी, एक लॉ ये भी दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझना आप यहाँ पर क्या, देखिए आपके पास दो एलिमेंट है H2 एंड O2। आपको पीछे बताया था मैटर के अंदर एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट के अंदर दो सेम एटम से बने हुए हैं दोनों आपके एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके दो कंपाउंड बना सकते हैं। आपका H2O बना सकते हैं या आपका H2O2 बना सकते हैं, ठीक है। H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। ये वाटर है और ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है? 2 है। यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास देखते हैं तो कितना है? 16 है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 32 है। तो यहाँ पर इसका मास अगर आप देखेंगे ना तो क्या रहेगा? जो आपका 16 और 32 1:2। याद रखना, सिंपल होल नंबर रेशियो है इसका। ऐसा एग्जांपल एक और देखेंगे, C प्लस O2। तो दो कंपाउंड यहाँ पर बन सकते हैं, एक बनेगा आपका CO, एक बनेगा CO2। तो यहाँ पर कार्बन के मास 12 है, यहाँ पर भी कार्बन का मास 12 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 16 है और यहाँ पर 32 है। यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, देखिए 1:2। तो समझना इसको भी आपको कि भाई व्हेन 2 or more elements combine to form more than one compound, then the mass of the element which combine with fixed mass of other element then will be bear a simple whole number ratio। मतलब जो एलिमेंट कंबाइन करता है दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ,